Hello, welcome to everyone for today's class lecture number 16 for electrochemistry. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 16। यहाँ से हमने लेक्चर नंबर 15 में बैटरी के विषय में पढ़ा था कि बैटरियां होती क्या हैं। अब ऐसे ही कुछ बैटरीज और सेल का एग्जाम्पल हम देखेंगे। दो प्रकार की बैटरीज होती हैं। पहली प्राइमरी या प्राथमिक बैटरीज वो होती हैं जिनको डबल से चार्ज नहीं किया जा सकता, जैसे आपके घड़ी के अंदर यूज होने वाला सेल। सेकेंडरी बैटरीज वो होती हैं जिनको डबल से चार्ज किया जा सकता है, जैसे मोबाइल के अंदर यूज होने वाली बैटरी। तो दो प्रकार की बैटरी होती है। उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट डाई सेल और लैग्रांजी सेल। लैग्रांजी सेल कैसे बना आपको कल की वीडियो में बताया था, ठीक है। अब ड्राई सेल को मैंने कल की वीडियो में बताया था कि लैग्रांजी कैसे इस सेल को बनाया था, उसका डेवलप रूप ये है। और लैग्रांजी सेल के नाम से आए या ड्राई सेल के नाम से आए, आपको यही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो यहां आपको मैंने डायग्राम बना दिया है जिससे हमको आसानी हो इसको समझने में। तो ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। तो आपके सामने यहां है डायग्राम और ये रहा आपका ड्राई सेल, ठीक है। आप सबको दिख रहा होगा ड्राई सेल। तो यहां पहले इसके वर्णन, हमेशा ध्यान रखना इसकी चीजों का वर्णन कैसे करते हैं, कैसे वर्णन करना है कि आप जो भी थ्योरी लिखेंगे वो सारी की सारी थ्योरी इसमें जो है डायग्राम में बस वो ही थ्योरी लिखनी है। कैसे कि सबसे पहले आप एक बात ध्यान देखें कि ड्राई सेल में है क्या, ठीक। तो इसको लेके अभी मैं यहाँ पर कुछ चीजें आपको बताऊंगा कि यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको यहाँ देखना है कि आपको एक ब्रास का कैप लगा हुआ है, ठीक है। एक ब्रास का कैप लगा हुआ है, ठीक। तो ब्रास का कैप है जो कैथोड का काम है, एक एनोड टाइप का इलेक्ट्रोड करता है। अब यहाँ देखो, आप शुरुआत करते हैं हम यहाँ से कि सबसे पहले थ्योरी कैसे लिखना है कि एक जिंक का कंटेनर होता है, एक जिंक का पात्र होता है। तो ये देखो, ये जिंक का कंटेनर है, ये जिंक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये जिंक का कंटेनर है, ठीक है। एक जिंक का कंटेनर, मैं इसको क्यों नहीं बोल रहा हूं बताऊंगा, इस वाले भाग को जिंक का कंटेनर क्यों नहीं बोल रहा हूं अभी बताऊंगा। ये एक जिंक का कंटेनर होता है। इस जिंक के कंटेनर के ऊपर दोनों साइड एक कोई भी रेजिस्टिव सरफेस लगा दी जाती, कोई भी विद्युत रोधी सरफेस लगा दी जाती। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल बताऊं, ये देखो एक रेजिस्टिव सरफेस है, आपको दिख रहा होगा, कैमरे में क्लियर दिख रहा है। ये एक रेजिस्टिव सरफेस है। मैं देखो इस सरफेस को निकालता हूं, ये आप यहां से देखें, ये थोड़ा दूर कर लेता हूं, कैमरे पे ब्लर मार रहा होगा। ये देखो, ये एक रेजिस्टिव सरफेस है। इस सरफेस को यदि मैं निकालता हूं, ये ठीक है, आपको दिख रहा है। इस सरफेस को मैं जैसे ही निकालता हूं, ये एक रेजिस्टिव सरफेस थी, तो इसके अंदर आपको एक सेल मिलेगा। ये रेजिस्टिव सरफेस हटी, देखो रेजिस्टिव सरफेस लगाना जरूरी है ये कोई भी चीज की। ये रेजिस्टिव सरफेस थी जो मैंने हटा दी। अब ध्यान से समझना, इस रेजिस्टिव सरफेस को हटा दिया। ये क्यों लगाई जाती है? जिससे सेल किसी चीज के करंट में डायरेक्ट ना आ सके, ठीक है। तो ये एक रेजिस्टिव सरफेस थी। इस रेजिस्टिव सरफेस को यहां लगा दिया जाता है जिससे बाहर करंट ना फैल पाए। अब इसके अंदर जो जिंक के कंटेनर होता है, ये एक जिंक का सिलेंडर है। इस जिंक के सिलेंडर के अंदर आपका NH4Cl और ZnCl का एक पेस्ट भरा होता है। NH4Cl और ZnCl2 का एक पेस्ट भरा होता है। ये देखो NH4Cl और ZnCl2 का एक पेस्ट भरा है। और उसके अंदर, इसके अंदर NH4Cl और ZnCl2 का एक पेस्ट भरा हुआ है। और इसके अंदर भी एक सेल है जिसके अंदर आपका MnO2 और कार्बन का पेस्ट भरा हुआ, कार्बन का चूर्ण भरा हुआ है। इन दोनों का क्या भरा है? चूर्ण। MnO2 और कार्बन का ये चूर्ण भरा रहता है। ये कहाँ होता है? ये आपके एक ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड के चारों ओर होता है। अंदर इसमें एक ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड लगा रहता है जिसके चारों ओर होता है। इस ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड के ऊपर एक ब्रास का कैप, एक कैप लगा रहता है। ये देखो, ये कैप कहलाता है। ये कैप है, ठीक है। ये जो ऊपर टोटी बनी है ना, ये कैप है, ठीक। उसके बाद इसको ऊपर से सील करने के लिए एक पिच सील लगी रहती है। ये जो ब्लैक कलर की आपको इसमें दिख रही है ना, ये आपकी पिच सील कहलाती है। ये ब्लैक कलर आपको दिख रहा होगा, ये पिच सील कहलाती है। तो यहीं से आपके पूरे सेल की कहानी है। ये मैंने आपको सेल के एग्जांपल से समझा रहा हूं। तो ये देखो, यहां पर अब यही वर्णन करना है
कि एक जिंक का कंटेनर होता है जो एनोड का काम करता है, जिसके अंदर NH4Cl और ZnCl2 का पेस्ट भरा होता है। अब इसमें एक ग्रेफाइट की छड़ होती है, ग्रेफाइट की रॉड होती है जो कैथोड का काम करती है, जिसके चारों ओर MnO2 और कार्बन का पेस्ट भरा होता है। इसके चारों ओर क्या भरा हुआ है? MnO2 और कार्बन का पेस्ट, ठीक है। और सेकेंड थिंग कि इसके ऊपर एक ब्रास या पीतल का कैप लगा होता है जो कि एक ढक्कन का काम करता है। उसके बाद एक पिच सील लगी रहती है जिससे पूरा का पूरा कंटेनर सील रहता है, जिससे इसका लिक्विड जो है वो बाहर ना आए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये पूरा का पूरा आपका ड्राई सेल रहता है। इंग्लिश वाले क्या कहेंगे कि सबसे पहले टेक अ जिंक कंटेनर, सबसे पहले हमें एक जिंक कंटेनर रहता है उस जो कि एनोड का वर्क करता है, वर्क एज अ एनोड। और इसके अंदर, इस जिंक कंटेनर के अंदर आपका NH4Cl और ZnCl2 का पेस्ट भरा होता है, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट भरा होता है। इस पेस्ट के अंदर जो है वो ज्यादा लिक्विड नहीं होता, बिल्कुल थोड़ा सूखा सा पेस्ट होता है। उसके अंदर अब आपका इसके अंदर सबसे बीच में बिल्कुल सेल के मिडिल में एक ग्रेफाइट की छड़ रहती है, जिसको कार्बन की छड़ भी जनरल भाषा में बोला जाता है। एक ग्रेफाइट की छड़ होती है। इस ग्रेफाइट की छड़ में यदि आप ध्यान से देखें तो ग्रेफाइट की छड़ के चारों ओर MnO2 और कार्बन का पेस्ट होता है। ग्रेफाइट की रॉड के सराउंडिंग MnO2 और कार्बन का पेस्ट भरा, चूर्ण भरा होता है और इसके ऊपर एक ब्रास की कैप लगी होती है। तो ये पूरी क्रिया है। अब चूंकि देखो रिएक्शन के सेल रिएक्शन कैसे होगी, सबसे पहले एनोड पर क्रिया। हम सेल रिएक्शन कभी भी क्या लिखते हैं? सबसे पहले एनोड पर क्रिया, है ना। एनोड पर क्रिया करेंगे तो आप देखो जिंक का एनोड है, तो जिंक पर तो आप जानते हैं जिंक सॉलिड मेटल है, लेकिन ये क्रिया करके क्या करेगा? Zn2+ आयन बनाएगा। ये आपके सॉल्यूशन में चले जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। अब ध्यान से समझना, एनोड पर यह प्रक्रिया होती है। अब मैं आपको एक सहायक सेल रिएक्शन बताता हूं कि बेटा ये आप जो रिएक्शन देख रहे हैं ना NH4 और Cl की, तो यहां पर कुछ ZnCl2 के लिए यहां से आपको अमोनिया मिलता है। कैसे मिलता है मैं बताता हूं। ZnCl2 आपने साथ में लिया है ना, तो एक्चुअल में ये रिएक्शन लिखना कंपलसरी नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूं NH4Cl जो है वो आपके Zn2+ आयन से रिएक्ट करता है। इस सॉल्यूशन के अंदर इन दोनों के बीच का जो Zn2+ आयन होता है उससे रिएक्शन करता है। तो क्या करता है? ये ZnCl2 के साथ 2 अमोनिया Cl चले जाते थे, ये बना लेता है ZnCl2। अमोनिया क्या बना लेता है? एक और ZnCl2, यहाँ 2 ले लेते हैं बैलेंस करने के लिए। 2 NH4Cl से क्रिया करके ZnCl2 बनाएगा, ठीक है। क्या बनाएगा? ZnCl2। अच्छा, ZnCl2 बनाएगा तो फिर बच क्या गया? आपके 2 NH4+ बच जाते हैं। क्या बच जाता है? अमोनियम आयन। तो ये एक रिएक्शन आपकी एनोड पर तो मेन रिएक्शन ये होती है, लेकिन इसके अंदर जो NH4Cl और ZnCl2 का मिक्सचर रहता है, इसमें से जो ZnCl2 में से Zn2+ आयन मिलते हैं। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यहाँ के जो जिंक के Zn2+ आयन इस सॉल्यूशन के अंदर जैसे ही Zn2+ आयन जाते हैं तो वो Zn2+ आयन आपके अमोनियम क्लोराइड से रिएक्ट करके एक NH4+ देते हैं। अब ये NH4+ जो है वो कैथोड की ओर बढ़ता है। कैथोड की ओर जब ये आयन जाते हैं, यहां से होते हुए कैथोड की ओर ये आयन जाते हैं, ठीक है। धीरे धीरे आपके ये बढ़ते हुए कैथोड की ओर जाते हैं। तो कैथोड की ओर जाते हैं तो बेटा क्या होता है? कैथोड की ओर ये जैसे ही जाते हैं तो कुछ इस तरीके से रिएक्शन होती है। कैथोड पर जाकर के ये ऐसा होता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन की कहानी थी। तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यहां से घूमते हुए कहां पहुंच गए? कैथोड पे। अब देखो ये कंटेनर में सेंटर से घूमे और ये कनेक्ट हो गई, कैथोड पे पहुंच गए। तो कैथोड पर रिएक्शन कुछ इस तरीके से होती है कि कैथोड पर आपका जो अमोनियम प्लस आयन है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है यहां से। तो एक को तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 2 आपके NH4+ आप लेते हो तो देखो इनको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये बना लेते हैं अमोनिया। क्या बना लेते हैं? अमोनिया। क्यों? क्योंकि यहां से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के हाइड्रोजन निकल जाता है। एक्चुअल में NH4+ क्या होता है? 3 H रहते हैं और 1 H+ जुड़ा रहता है जबरदस्ती में, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया तो अपने H के साथ निकल के H2 बना लेता है।
तो इस तरीके से रिएक्शन होती है। 2 NH4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके NH3 और H2 बना लेते। अब दिक्कत क्या होती है, यहां बन गई H2। यदि हाइड्रोजन बनेगी तो ये कार्बन को रिड्यूस करने का काम करेगी, रिडक्शन करेगी, अपचयन करने का काम करेगी। तो इसलिए आप क्या करते हो, यही कैथोड पर जो MnO2 का पेस्ट इसीलिए लिया जाता है, कार्बन MnO2 का पेस्ट इसलिए लिया जाता है कि ये जो MnO2 है वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करने की कोशिश करती। क्यों? क्योंकि यदि इस हाइड्रोजन से आपकी रिएक्शन नहीं की गई तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इस हाइड्रोजन से रिडक्स आपको अपचयित, सेल को अपचयित होने से बचाने के लिए इस H2 से रिएक्शन की जाती है। और इस H2 जब रिएक्शन की जाती है तो यहां पर देखो H2 और O मिलकर के पानी का बनाते हैं, H2 और यहाँ का O मिलकर के पानी बनाते हैं H2O। और यहाँ पर जो कंपाउंड बनता है वो कुछ इस तरीके से, इसको बैलेंस करने के लिए 2 से लेते हैं तो यहाँ बनता है Mn2O3। कैसे आया, 2 दूनी 4, तो एक वो निकल गया ये। तो आप 2 MnO2 कंपाउंड लेंगे तो इस तरीके की एक रिएक्शन होती है। तो इसका टोटल रिएक्शन कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर टोटल रिएक्शन क्या होती है, NH4 प्लस था, NH4 प्लस से रिएक्शन कराए तो यहां आएगा 2NH4 प्लस प्लस यहां बचा 2MnO2 प्लस 2E माइनस प्लस H2। तो देखो H2 नहीं लिखेंगे, क्यों, इस H2 से ये H2 कैंसिल हो जाएगा तो H2 हट जाएगा। तो यहां बचेगा आपका 2NH3। इस रिएक्शन को टोटल जोड़ देंगे प्लस MnO2। और ये रिएक्शन कैसे जोड़ते हैं 11th में बता चुका हूं, तो यहां तो उतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो एनोड पर ये लिखना कंपलसरी नहीं है, ये जो कंपाउंड लिखा ये लिखना कंपलसरी नहीं, ये लेकिन ये लिखना पड़ेगा। तो एनोड पर ये रिएक्शन होती, कैथोड पर ये। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा ड्राई सेल वर्क करता है। अब ड्राई सेल के वर्क को तो हम समझ गए, ध्यान से समझना, ड्राई सेल के वर्क को तो समझ गए। अब आपको एक चीज बताऊं, यहां दिक्कत एक आती है, इस सेल के कुछ ड्रॉबैक्स है। पहले तो एक बात और बताऊं, यहां पर जो और भी Zn2+ आयन होते हैं वो क्या करते हैं, इस अमोनिया से क्रिया करते हैं। ठीक है, तो आपका जो बता दूं मैं आपको, जो और भी आयन्स होते हैं, ये जो आयन्स होते हैं अमोनिया से, जो Zn2+ आयन रिएक्ट करते हैं किससे, यहां जो भी अमोनिया आपका बचा हुआ है उससे रिएक्ट करके आपको एक कंपाउंड देते हैं, वो देते हैं ZnNH3 4 इस तरीके का एक आयन देते हैं। क्यों? क्योंकि यहां से आपको NH3 4 जितने भी निकालना बैलेंस कर सकते हो, यहां आप 4 ले लो, इस तरीके से कंपाउंड देता है। ठीक है, यहां जो भी NH3 बनता है उससे जो Zn है, यहां जो Zn निकल रहा है, क्यों, ये देखो यहां ध्यान रखना कि 2 Zn बनते, ध्यान से समझना ये क्यों हो रही है पूरी प्रक्रिया, यहां 4 क्यों है, यहां 1 क्यों है, मैं बताता हूं। यहां आपने कितने Zn यूज किए थे, कितने Zn आयन यूज किए थे, 1। जब आपके कितने NH3 बने, तो जब आपने यहां 2 Zn2+ यूज किए होंगे तब कितने बने होंगे, 4। तो 2 के 4 तो NH3 है, लेकिन उनके साथ Zn 1 ही है। क्यों? क्योंकि एक Zn यूज हो गया इस NH4Cl के साथ, इसलिए ये आधे Zn जो है वो NH4Cl को NH4+ में बनाने में यूज होते हैं, और जो बचे आधे Zn+ होते हैं वो आपके जो NH3 बचता है बेटा उसके साथ जाते हैं। तो आपको एक एमीन कंपाउंड देता है इस तरीके का, जो किसी से भी रिएक्शन करके नए कंपाउंड बना सकता है। ठीक है, अब इस सेल में बताऊं, इसका जो वोल्ट होता है वो 1.25 वोल्ट से ये सेल 1.5 वोल्ट तक हो सकता है, इतना ये वोल्टेज जनरेट कर सकता है। मतलब इसका विद्युत वाहक बल 1.25 से 1.5 तक अलग अलग सेलों में हो सकता है। जैसे मैंने आपको अभी एक ड्राई सेल बताया था, ये 1.5 वोल्ट का था, ये 1.5 वोल्ट का था। ठीक है, तो ये आपके सेल की कहानी है। इसको नोट करो, फिर अपन इसके ड्रॉबैक्स पे जाते हैं। फटाफट इसको नोट करो, फिर अपन इसके ड्रॉबैक्स को पढ़ते हैं। फटाफट नोट करो। मेरे पिया गए रंगून किया है वहां से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है जिया में आग लगाती है।
अरे मेरा पिया गए रंगून किया है वहाँ से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है या मैं आग लगाती है। अब आगे बढ़ते हैं, नोट कर लिया होगा। देखो इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, इस सेल की कुछ कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए इसकी कुछ कमियां थी, मतलब इसकी लिमिटेशन थी। वो लिमिटेशन कुछ इस तरीके की थी। पहली चीज कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो सबसे बड़ी कमी है। इलेक्ट्रोलाइट जो है वो आपका विद्युत अपघट्ट NH4Cl इसके अंदर यूज किया जा रहा है। विद्युत अपघट्ट NH4Cl यूज किया जा रहा है, जो क्या करता है, ये धीरे धीरे, ध्यान से समझना, ये धीरे धीरे जिंक को अपचयित करता जाता है, जिंक को खत्म करता जाता है, Zn को बिल्कुल खत्म करता जाता है, धीरे धीरे Zn को खत्म। क्यों? आपने देखा होगा NH4Cl से जब Zn की रिएक्शन कराओगे तो ZnCl2 बन जाएगा। ठीक है, ध्यान समझना, ये यहाँ का जो Zn है वो अपचयित होकर ZnCl2 बना लेगा, तो यहाँ बैलेंस कर देंगे खैर ZnCl2, और यहाँ पर बच जाएगा 2NH3 और +H2। इस तरीके की एक रिएक्शन हो जाती है। तो इस रिएक्शन के कारण धीरे धीरे Zn छनता जाता है। अब इसके अंदर ये जो पात्र होता है उसमें Zn जो छनता जाता है, तो ये पात्र एक दिन छनते छनते इसमें एक छेद हो जाएगा, जिससे सेल के अंदर का पूरा लिक्विड, जितना भी आपका पूरा का पूरा पेस्ट है, जो केमिकल है, वो पूरा का पूरा बाहर निकल आएगा और सेल समय से पहले ही खराब हो जाएगा। तो इसकी सबसे बड़ी कमी यही थी, और इसी कमी को दूर करने के लिए इस सेल में यही कमी है। बाकी तो बहुत है, चार्ज नहीं हो सकता, लेकिन इसकी ये बहुत बड़ी कमी थी। ये जनरल ड्राई सेल है, तो इसी कमी को दूर करने के लिए एक सेल निकाला गया, लीक, कल बताया था, लीक प्रूफ आपका सेल, लीक प्रूफ शुष्क सेल। ठीक है, लीक प्रूफ शुष्क सेल मतलब आपका लीक प्रूफ ड्राई सेल। इसमें क्या किया गया, इसमें थोड़े से चेंज किए गए। इसमें क्या किया गया, NH4Cl की जगह जो इलेक्ट्रोलाइट था वो क्या लिया गया, NH4Cl की जगह जो इलेक्ट्रोलाइट था वो इलेक्ट्रोलाइट आपका लिया गया KOH। विद्युत अपघट्ट जो था वो लिया गया KOH, तो इससे क्षरण बच गया। तो अब दूसरी चीज क्या थी इसकी कमी, दूसरा ड्रॉबैक्स इसका था, वो था कि अभी तक आप जो जनरल वाले ड्राई सेल यूज कर रहे थे, ये जनरल नहीं है, ये एक एक्चुअल में लीक प्रूफ ड्राई सेल है। आप जो जनरल ड्राई सेल यूज कर रहे थे उनके अंदर दिक्कत क्या था, आपने बहुत पहले के समय में वो बड़े सफेद वाले सेल चलते थे, आपने देखे होंगे, एवर रेडी के चलते थे, जिनमें से कई बार क्या करते थे, आपके घर में गोबर लीपा जाता था, उसमें मिला के काला कलर आ जाता था, तो आपने वो देखे होंगे। तो उनपे क्या होता था, कागज की एक परत रहती थी, वो आप कागज को फोड़ सकते थे। ऐसी आपने एक कागज का गत्ते की परत होती थी, है ना, कागज की परत के पहले चलते थे ऐसे सफेद वाले सेल, वो जनरल ड्राई सेल हुआ करते थे। तो उनकी कमी क्या थी कि इसको जो गत्ता होता था, यहाँ तो मैंने रेजिस्टिव सरफेस लिखा है, तो पहले ये इसलिए लिखा है कि जो जनरल ड्राई सेल होते थे उनमें कागज की परत होती थी, कागज की होती थी, तो उसको कोई भी फाड़ सकता था। तो इसकी जो परत थी, बाहर की परत थी, जो रेजिस्टिव सरफेस थी, मतलब विद्युत रोधी परत थी, मतलब रेजिस्टिव सरफेस RS लिख दे रहा हूं, विद्युत रोधी परत थी, वो कागज की हुआ करती थी, पेपर की हुआ करती थी, तो जिससे उसको फाड़ के लिक्विड के बाहर निकलने का या इसको दूसरे संपर्क में आने का डर रहता था। तो इसको चेंज करके आपकी स्टील, ठीक है, स्टील या फिर कोई भी मेटल की, लोहे की, जैसे स्टील हुआ, लोहा हुआ, इनकी परत यूज की गई। अब जो एवर रेडी के सेल आते हैं उनमें आपने देखा होगा कि लोहे का कवर होता है ऊपर का, ठीक है, ऊपर का कवर काय का होता है, लोहे का कवर होता है। तो लोहे के कवर जो होते हैं उससे क्या होता है फायदा कि यहां से आप उसको अब आसानी से फोड़ नहीं सकते। तो जनरल ड्राई सेल के दो ही ड्रॉबैक्स थे,
पहला ड्रॉबैक था कि उसके इलेक्ट्रोलाइट के अंदर NH4Cl का प्रेजेंट, उसके विद्युत अपघट्य में NH4Cl का प्रेजेंट, जो कि आपके जिंक का जिस सिलेंडर में भरा होता था, मतलब आप कह सकते हैं जिस थाली में खा रहा है उसी में छेद कर रहा है, जिससे ये भरा होता था उसी को तोड़ देता था। तो उसको तोड़ करके ZnCl2 देता था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब इसमें ZnCl2 की सांद्रता बढ़ जाएगी। सेकेंड थिंग, जिन सेलों के अंदर, आप एक बात ध्यान रखना, अब तो खैर अच्छे सेल आ रहे हैं, पहले के समय के जो सेल थे तो जिन सेलों के अंदर आपके एक चीज यूज होती थी कि जिनमें NH4Cl का लिक्विड भरा है, यदि वो रिड्यूस हो जाते हैं तो सेल आप यूज भी नहीं करोगे और पैक पन्नी में ही खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यदि उसके अमोनियम क्लोराइड ने एक बार रिएक्शन शुरू कर दी जिंक के साथ, तो पूरे सेल के अंदर का लिक्विड खराब हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी कमी आ रही थी, तो ये कमर्शियल यूज तो उसका हो नहीं पाता इस तरीके से। तो पहले ये सेल चले थे जो ज्यादा सर्विस उनकी नहीं रहती। अब सेकंड थिंग आई, सबसे सेकंड ड्रॉबैक्स आया इसमें। देखो, पहले ड्रॉबैक्स में एक और बड़ी दिक्कत थी कि यहां पर H2 और ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस हो रही है। तो H2 प्रोड्यूस हो रही, बाहर का लिक्विड तो खराब हो ही रहा है, पूरा ZnCl2 बदल रहा है, अंदर का MnO2 भी आपका MnO2 में बदलता चला जा रहा है। मतलब अंदर का जो पूरा कॉम्बिनेशन है वो खराब होता चला जा रहा है। इसी खराब कॉम्बिनेशन को ठीक करने के लिए KOH ले लिया, तो आपको पता है ये थोड़ा एसिडिक नेचर है के बाद ये बहुत ज्यादा बेसिक नेचर का होता है KOH, तो ये मेटल से ज्यादा रिएक्शन करेगा नहीं, तो आपका ये बच जाता था। सेकंड थिंग ये थी कि आप अगला लीक प्रूफ सेल में एक सबसे अच्छा चीज की गई कि जो पहले सेल आ रहे थे आपके कागज का गत्ता था तो बाहर निकल जाएगा, कागज का गत्ता कोई फाड़ के सेल खराब कर सकता है, लेकिन अब मेटल या स्टील यूज होने लगा तो ये चीज भी बच गई। तो इस तरीके से आपकी चीजें थी आपके ड्राई सेल या लेक्लांसी सेल के अंदर। तो यहां से हमने सीखा क्या है लेक्लांसी सेल या ड्राई सेल, उसका प्रिंसिपल और उसकी रिएक्शन। ठीक है, अब हम आगे बात करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आपकी ये बड़ी दीवार घड़ी का सेल पढ़ा अभी, और अब पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हाथ की घड़ी का सेल, मींस मरकरी सेल। ठीक है, जिसको टैबलेट सेल भी बोला जाता है, एक टैबलेट पैरासिटामोल की टैबलेट की तरह होता है। तो अगले लेक्चर के अंदर हम उसको पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 17 के अंदर। तो अभी तक आपने सीखा ड्राई सेल के विषय में, आगे बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।